हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद वीएससी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। शुरू करेंगे आज के दिन को। आज है 14 फरवरी 2023। तो आज की क्या है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर विस्तार से जानेंगे। उससे पहले रोज की तरह आज भी मोटिवेशन लाइन को पढ़ेंगे। तो आज की मोटिवेशन लाइन है, जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कभी उम्मीद नहीं करते हैं किसी पर, और जिससे उम्मीद नहीं करते हैं वही लोग अक्सर बहुत ही बड़ी चीज़ को पा लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस मोटिवेशन लाइन के साथ। आज की पहली न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। पहली न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट डे से। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। यह दिवस प्रत्येक साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता आंदोलन में सरोजनी नायडू के योगदान की मान्यता में उनका जन्मदिन भारत में महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह देश में विशेषकर राजनीति, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। तो ध्यान से देख लीजिए, 13 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। किन की याद में? तो सरोजनी नायडू की याद में। कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे। तो अधिक महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन इस दिन किया जाता है। अब बात यहाँ पर सरोजनी नायडू की आई है, तो इनके बारे में एक एक पॉइंट को ध्यान से जानेंगे। बात करें सरोजनी नायडू की, तो एक भारतीय स्वतंत्र कार्यकर्ता और कवियत्री थी, जिनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। उन्हें भारत कोकिला के रूप में जाना जाता था। नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला और भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। उन्होंने द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम जैसी कविताएं लिखी थी। अब मेरे 3 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहेगा, अगर भारत कोकिला नाम से सरोजनी नायडू जानी जाती हैं, तो ये बताइए स्वर कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर ये अध्यक्ष थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस एक अधिवेशन में थी, यानी कहाँ का अधिवेशन था? 1925 का अधिवेशन था। मैंने आपको हिंट दे दी है। अब कमेंट कॉलम में बताइए कौन सा एक अधिवेशन था। अगला क्वेश्चन ये, अगर ये भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, तो किस एक राज्य की राज्यपाल बनी थी? कमेंट कॉलम में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और याद रखिए 13 फरवरी को हम मनाते हैं कौन सा दिवस? तो बहुत अच्छे से याद रखिए, 13 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं वो भी आने वाला है। वो मनाते हैं 8 मार्च को। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ पहली न्यूज़ आपने अच्छे से क्लियर कर ली होगी, क्योंकि मैं एक एक न्यूज़ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाकर बताता हूँ। चलिए बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स बने साइप्रस के नए राष्ट्रपति। तो एक अपॉइंटमेंट है, निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स, इनको साइप्रस का अगला राष्ट्रपति चुना गया है। तो बात करें निकोस की, तो इन्होंने राष्ट्रपति पद की स्पर्धा में साथी राजनयिक एंड्रियास मावरोयानी को हराया है। क्रिस्टोडोलाइड्स को डेमोक्रेटिक पार्टी, मूवमेंट फॉर सोशल डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक अलाइनमेंट का समर्थन प्राप्त है। याद रखिएगा गाइस। इससे पहले उन्हें 2014 में सरकारी प्रवक्ता और 2018 में विदेश मंत्री नियुक्त किया गया था। अब बात करेंगे हम साइप्रस की। पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित एक यूरोपीय देश है। इसने 1960 में ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करी थी। तुर्की ने 1974 में साइप्रस पर आक्रमण किया और 1983 में उत्तरी साइप्रस का एक तुर्की गणराज्य बन गया। तुर्की को छोड़कर कोई भी देश तुर्की साइप्रस को मान्यता नहीं देता है। भारत भी साइप्रस सरकार को मान्यता देता है। राजधानी इसकी निकोसिया है, मुद्रा यूरो है और राष्ट्रपति अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स बने हैं। अब बात तुर्की देश से यहाँ पर आई है, तो आपको पता है प्रेजेंट टाइम में तुर्की में कितना भयंकर हाहाकार मचा हुआ है। वहाँ पर जो भूकंप त्रासदी आई है, उससे सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग अभी तक 30,000 के आसपास लोग मर गए हैं। तो बहुत ही दुखद घटना है तुर्की देश के लिए। ठीक है गाइस, तो याद रखिएगा ये न्यूज़। फिलहाल तो साइप्रस से न्यूज़ है कि निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स बने हैं साइप्रस के नए राष्ट्रपति। और यहाँ पर हम लोगों ने साइप्रस के बारे में भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लिए। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, जीन एरिक वर्गेन ने हैदराबाद ई प्रिक्स जीता है।
आपको पता है पहली बार फार्मूला ई रेस जो कि कार्यशील की प्रतियोगिता है हमारे भारत में आयोजित करी गई है। कहाँ पर? तो हैदराबाद में। तो टीम डीएस पेंस्के के जीन एरिक वर्गेन ने 2023 का हैदराबाद में आयोजित पहली फार्मूला ई रेस जीती है। निक कैसिडी और एंटोनियो फेलेक्सा दा कोस्टा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। यह भारत में आयोजित पहली फार्मूला ई रेस है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। यह हुसैन सागर झील के किनारे और हैदराबाद में बने भारत के पहले स्ट्रीट सर्किट में आयोजित की गई थी। याद रखिएगा गाइस, फार्मूला ई1 रेस जो कि हैदराबाद में आयोजित करी गई है। बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो फार्मूला ई रेस से जुड़े हुए हैं, जैसे सर्जियो पेरेज हैं। इसके अलावा बात करें तो माइकल शूमाकर है, लुइस हैमिल्टन है। तो कमेंट कॉलम में ये बताइए लुइस हैमिल्टन की गाड़ी का नाम क्या है, सर्जियो पेरेज की गाड़ी का नाम क्या है, इसके अलावा मैक्स वर्स्टप्पन की गाड़ी का नाम क्या है। ये सारे लोग फार्मूला ई रेसेस से जुड़े हुए हैं। तो कमेंट कॉलम में जाकर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप जरूर दिया करें। मैं सभी लोगों के एक एक आंसर को चेक करता हूं, तो सारे लोग अपने आंसर को कमेंट कॉलम में जरूर दिया करें। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है इजराइल देश से। इजराइल देश ने बीमारी का पता लगाने और सुरक्षा में सहायता के लिए स्निफिंग रोबोट लॉन्च किया है। तो इजराइल के वैज्ञानिकों ने एक स्निफिंग रोबोट विकसित किया है जो जैविक सेंसर से लैस है। रोबोट बीमारी का पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए लोकस्ट के एंटीना का उपयोग करता है। यह बायो हाइब्रिड है, इसलिए इसकी सूंघने की शक्ति इलेक्ट्रॉनिक स्निफर की तुलना में बहुत ही ज़्यादा अधिक है। याद रखिएगा गाइस, यह अपने आसपास के सबसे छोटे कण या जीव का भी पता लगा सकता है। तो याद रखिए, इजराइल ने बीमारी का पता लगाने और सुरक्षा में सहायता के लिए स्निफिंग रोबोट को लॉन्च किया है। बात इजराइल देश से आई है, तो इजराइल देश की राजधानी क्या है? यरूशलेम। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ते फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है भारत संयुक्त रूप से फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। तो फिजी सरकार के सहयोग से भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा इसे आयोजित किया जाएगा। 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी में नदी जिले में आयोजित किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट होती है इस डे की थीम, तो इसकी थीम है हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिजी के प्रधानमंत्री सितेवनी राबुका करेंगे। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2022 में मॉरिशस में आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा, इस इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए कि भारत संयुक्त रूप से फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है 15 से 17 फरवरी 2023। और 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2022 वाला आयोजित किया गया था मॉरिशस के अंदर। अब यहाँ पर फिजी देश की बात आई है, ओशिनियाई महाद्वीप में पड़ने वाला एक देश है जिसकी राजधानी सुवा है। उम्मीद करता हूँ न्यूज़ आपने अच्छे से क्लियर कर ली होगी। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले आइए फिजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और जान लेते हैं। दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। इसमें 300 से अधिक द्वीप हैं, जिसमें सबसे बड़ा वीतिलेवु और वनुआलेवु है। फिजी एक संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें ब्रिटिश सम्राट राज्य के प्रमुख और प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। राजधानी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सुबा है। मुद्रा फिजियन डॉलर है और आधिकारिक भाषा है फिजियन, फिजी हिंदी और अंग्रेजी है। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है प्रधानमंत्री साहब से। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में एयर इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एरो इंडिया के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया है। यह बेंगलुरु के वायुसेना स्टेशन येहलंका में आयोजित किया जा रहा है। और इम्पॉर्टेंट इसकी थीम याद रखिए, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। एक बार फिर से देख लीजिए, एरो इंडिया 2023 की थीम क्या रही है? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के दृष्टिकोण के अनुरूप यह आयोजन स्वदेशी तकनीकों को प्रदर्शित करने और विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी करने पर केंद्रित होगा। तो याद रखिएगा गाइस ये न्यूज़ कि प्रधानमंत्री साहब ने बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया है, जिसकी थीम रही है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। मैं एक ही न्यूज़ को 2-3 बार इसलिए दोहरा देता हूँ कि आपको न्यूज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है भारतीय अनुदान से निर्मित जाफना सांस्कृतिक केंद्र लोगों को समर्पित किया गया। तो श्रीलंका में बनाया गया प्रतिष्ठित जाफना सांस्कृतिक केंद्र लोगों को समर्पित कर दिया गया है। इसे भारत सरकार की अनुदान सहायता से बनाया गया है।
बात करें जाफना सांस्कृतिक केंद्र, तो इसकी आधारशिला मई 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा रखी गई थी। आयोजन के दौरान भारत ने जाफना यूनिवर्सिटी में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के 100 छात्रों के लिए एक विशेष वित्तीय सहायता योजना की घोषणा करी है। श्रीलंका की बात आई है तो जयवर्धनेपुरम कोट्टे राजधानी है, और आप जानते ही हैं प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका में कितना ज़्यादा संकट आया हुआ था, लेकिन श्रीलंका के संकट को सारे विश्व के लोगों ने हाथ बढ़ाकर समर्थन भी किया। लेकिन श्रीलंका एक ऐसा देश निकला जिसने अभी अपनी वर्षगांठ के दिन पूरे के पूरे विश्व में अपनी थू थू करा ली, है ना। जब आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप इतना पैसा क्यों खर्चा करते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ऐसा बताया गया था कि जिस दिन इनकी वर्षगांठ हुई थी उस दिन इन्होंने 300 मिलियन से अधिक रुपए फूंका था। ठीक है, तो जब संकट है आपके यहाँ तो आप इतना रुपए क्यों फूकते हो। चलिए बढ़ते फिलहाल हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है G20 कृषि कार्य समूह की पहली बैठक इंदौर में शुरू हुई है। आपको पता है G20 की अध्यक्षता 2023 के अंदर भारत कर रहा है। तो G20 में कृषि कार्य समूह की पहली बैठक इंदौर में शुरू करी गई है। 13 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रही है। यह बैठक 15 फरवरी 2023 तक चलेगी और बैठक में G20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 100 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक के दौरान कृषि संबंधी मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो याद रखिएगा गाइस, G20 कृषि कार्य समूह की पहली बैठक इंदौर में शुरू करी गई है। तो ये न्यूज़ थी। अब बढ़ते हैं आज की और भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है इम्पोर्टेंट डे से। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 13 फरवरी को हर साल विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को द्वारा 3 नवंबर 2011 को अपने 36वें सम्मेलन के रूप में नामित किया गया था। विश्व रेडियो दिवस 2023 के 12वें संस्करण की थीम क्या रही है, तो इसकी थीम रही है रेडियो एंड पीस, जो स्वतंत्र रेडियो को संघर्ष निवारण के स्तंभ के रूप में उजागर करता है। तो याद रखिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट डे है आपके एग्जाम में आने वाला। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं और इसकी थीम क्या रही है, तो रेडियो एंड पीस इसकी थीम रही है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डे से बात आई है तो जाहिर सी बात है मैं आपको इंपॉर्टेंट डे जरूर कवर कराऊंगा। फरवरी में अभी तक हम लोगों ने 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया था, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया था। इसके अलावा क्या आपको याद है और कौन सा डे हम लोगों ने मनाया था, तो कमेंट कॉलम में आंसर करिए और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे हम लोगों ने फरवरी में मनाए थे। 1 जनवरी को DRDO डे मनाया था, 4 जनवरी को लुई ब्रेल डे मनाया था। इसके अलावा बात करें तो 9 जनवरी को NRI डे मनाया था, 12 जनवरी को हम लोगों ने राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया था, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया था, 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया था, 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाया था। इसके अलावा 23 जनवरी को हम लोगों ने मनाया था पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। 24 जनवरी पर हम लोगों ने मनाया था गर्ल चाइल्ड डे। 25 जनवरी को मतदाता दिवस और इसके अलावा 26 जनवरी को रिपब्लिक डे और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 30 जनवरी को मनाया था शहीद दिवस। कमेंट कॉलम में जाकर आंसर करिए कि अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस किस एक डेट को मनाया जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डे। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान के दौसा में 1400 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन किया है। इस एक्सप्रेसवे का 246 किलोमीटर लंबा दिल्ली दौसा लालसोट खंड दिल्ली से जयपुर की यात्रा के समय को 5 से घटाकर 3.5 घंटे कर देगा। ठीक है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1386 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी होगा। तो ये फैक्ट आपको आपके एग्जाम के लिए याद रखना पड़ेगा कि भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है, तो दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास बैठती है। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, आज की आखिरी न्यूज़ है, 11वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई है। तो दोनों देशों ने विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों की प्रगति की समीक्षा की और सहयोग के मौजूदा क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए उपायों की पहचान की। भारत ने 1955 में मंगोलिया के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे और मंगोलिया के साथ संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में विकसित किया। बात मंगोलिया देश से आई है तो जान लेते हैं। पूर्वी एशिया में एक लैंडलॉक देश है और इसकी सीमाएं चीन और रशिया से लगती हैं।
दुनिया में सबसे कम आबादी वाला ये देश भी है। तो ये फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1924 में मंगोलियाई पीपल्स रिपब्लिक को एक समाजवादी राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। 1997 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। राजधानी उलान बटोर है। जनसंख्या लगभग 34 लाख के आसपास है। मुद्रा मंगोलियाई तुगरिक है और आधिकारिक भाषा मंगोलियाई है। राष्ट्रपति हैं उखानागिन खुरेलसुख। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट कॉलम में जाकर जरूर बताया करें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक बटन पर प्रेस करना आप मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल में पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।